अब बच्चों इस पूरे प्रोसेस में एक छोटी सी बात और है समझने की। देखिए, आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास गए, आपको कोई प्रॉब्लम थी, आपने कंप्लेन नोट करवा दी, 90 डेज बाद में आपको कुछ रिजल्ट निकला, और अगर आप उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप स्टेट फोरम में अपील कर सकते हैं। अगर आपको स्टेट फोरम के रिजल्ट से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, उस केस में आप नेशनल फोरम में जाके अपील कर सकते हैं। और अगर आपको नेशनल फोरम के रिजल्ट से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी अपील कर सकते हैं। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो इस केस में तो अब आपको इनका डिसीजन मानना ही पड़ेगा। तो बच्चों, कोपरा ने हमें ये कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज तो प्रोवाइड कराई, साथ ही साथ कोपरा ने हमें कुछ कंज्यूमर राइट्स भी दिए। द कोपरा एंश्योर्ड द फॉलोइंग एज राइट्स विच एवरी कंज्यूमर शुड पोजेस। कोपरा ने कुछ ऐसे राइट्स बना दिए जो हर कंज्यूमर पोजेस करता है। ये कुछ राइट्स हैं, ये कुछ हक हैं जो कंज्यूमर के पास में होते हैं, और इन राइट्स के वायलेशन पे जो कंज्यूमर है वो इनमें से किसी भी कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी के पास जाके अपनी कंप्लेन करा सकता है। तो कैसे कैसे राइट्स दिए? देखिए, पहला राइट है राइट टू सेफ्टी, सेकेंड है राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चॉइस, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। बच्चों, ये 6 राइट्स हमें कोपरा ने दिए, और बच्चों इन 6 राइट्स को अब हम बहुत अच्छे से बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है कंज्यूमर राइट्स, और यही वो राइट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे डिटेल में। तो बच्चों, सबसे पहला राइट जो हम पढ़ेंगे वो है राइट टू सेफ्टी। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। सपोज करें कि कोई बच्चा है, इसका नाम है रेजी मैथ्यू, और ये केरला का रहने वाला है एंड ही स्टडीज इन क्लास 9th। अब एक बार क्या हुआ, रेजी के गले में टॉन्सिल्स हो गए। अब इसके टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो इसके जो फादर थे वो इसे किसी हॉस्पिटल में लेके गए। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम है टॉन्सिलेक्टॉमी। टॉन्सिलेक्टॉमी, ये ऑपरेशन करना पड़ेगा इसके टॉन्सिल सही करने के लिए, और इसके टॉन्सिल सही करने के लिए इसे एक जनरल एनेस्थीसिया देना होगा। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है? जनरल एनेस्थीसिया बॉडी को सुन्न करने के काम आता है, नम करने के काम आता है। ये बिफोर ऑपरेशन दिया जाता है जिससे कि दर्द ना हो। तो हॉस्पिटल वालों ने रेजी को जनरल एनेस्थीसिया दे दिया, इसका टॉन्सिलेक्टॉमी का ऑपरेशन भी कर दिया। अब जब रेजी होश में आया वापस, जब इसकी बॉडी नॉर्मल हुई, तो पता लगा कि इसका जो जनरल एनेस्थीसिया दिया गया था उसकी डोज प्रॉपर नहीं दी गई थी। अब जनरल एनेस्थीसिया की डोज प्रॉपर नहीं देने की वजह से रेजी जो है वो कुछ ब्रेन एबनॉर्मलिटी के सिम्टम्स दिखाने लगा, बिकॉज ऑफ विच ही वॉज क्रिपल्ड फॉर लाइफ। बच्चों, रेजी को प्रॉपर एनेस्थीसिया की डोज ना मिलने की वजह से कुछ ब्रेन एबनॉर्मलिटीज होने लगी। उसकी वजह से रेजी के जो पैर थे वो काम करने बंद कर दिए। अब जो रेजी के फादर थे उन्होंने हॉस्पिटल वालों पर मेडिकल नेग्लिजेंस और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज के केस लगा दिए। इन दोनों चीजों के केस लगा दिए, और रेजी के जो फादर थे उन्होंने क्लेम अमाउंट बताया 50 लाख रुपीस का। 50 लाख रुपीस का मतलब रेजी के फादर ने कहा हॉस्पिटल वालों से कि आपकी जो मेडिकल नेग्लिजेंस है और आपकी जो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है उसकी वजह से मेरे बेटे के पैर खराब हो गए, एंड ही इज नाउ क्रिपल्ड फॉर हिज एंटायर लाइफ, और मैं आपसे 50 लाख रुपीस क्लेम करता हूं इस चीज की, आपकी इस नेग्लिजेंस की वजह से। तो हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया। अब हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया तो जो रेजी के फादर थे वो चले गए स्टेट फोरम में। अब रेजी के फादर स्टेट फोरम में क्यों गए, डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्यों नहीं गए? क्योंकि अमाउंट जो है वो 50 लाख रुपीस का है। अगर 20 लाख रुपीस या उससे कम का अमाउंट होता तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना होता। अब क्योंकि अमाउंट 20 लाख रुपीस से ज्यादा है पर 1 करोड़ से कम है, इसलिए उन्हें स्टेट फोरम में जाना पड़ा। अब स्टेट फोरम में वो गए तो वहां पे उन्होंने अपनी अपील लगाई तो स्टेट फोरम वाले थे उन्होंने रेजी के फादर की जो अपील थी उसे डिसमिस कर दिया। स्टेट फोरम डिसमिस्ड अपील सेइंग दैट एविडेंसेस वाज नॉट सफिशिएंट। उनका कहना ऐसा था, स्टेट फोरम वालों का कहना ऐसा था कि आपके जो एविडेंसेस हैं, जो आप एविडेंसेस बता रहे हो कि
हॉस्पिटल वालों की मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से और डिफिशियंसी इन सर्विसेज की वजह से रेजी के साथ ये सब हुआ, इस चीज की जो एविडेंसेस हैं वो प्रॉपर नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। आपको थोड़े और एविडेंसेस देने पड़ेंगे, तभी हम आपको इतना बड़ा अमाउंट दिला सकेंगे। तो स्टेट फोरम के रिजल्ट से नाखुश होकर रेजी के फादर ने नेशनल फोरम में जाके अपील लगा दी। यहां से वो चले गए नेशनल फोरम में। अब नेशनल फोरम में अपील लगाने के बाद में जो उनका रिजल्ट आया, नेशनल फोरम से जो रिजल्ट आया वो कुछ ऐसा था कि हॉस्पिटल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डायरेक्टेड देम टू पे कंपनसेशन ऑफ 50 लाख रुपीज। नेशनल फोरम ने जो हॉस्पिटल है उनको मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया और साथ ही साथ उन्हें डायरेक्ट किया कि आपको रेजी की फैमिली को कंपनसेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा। बच्चों, किसी भी गुड्स को या सर्विस को प्रोड्यूस करने से पहले या प्रोवाइड कराने से पहले जो प्रोड्यूसर है, प्रोवाइडर है, उसे अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को पूरी तरह से चेक कर लेना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से कंज्यूमर को हार्म ना करे। We as consumers have the right to be protected against the marketing of goods and services that are hazardous to life and property। बच्चों, ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है कि हम उन चीजों की, उन गुड्स की या उन सर्विसेज की मार्केटिंग से बचें जो हैजार्डियस हैं टू आवर लाइफ एंड टू आवर प्रॉपर्टी। जैसा भी रेजी के केस में हमने देखा, यहां पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करानी जानी चाहिए थी हॉस्पिटल को, उसमें उन्होंने नेग्लिजेंस दिखाई। पर बच्चों, हमारे पास में सेफ रहने का राइट है, हमारे पास में सेफ रहने का राइट है। वी हैव राइट टू बी सेफ। और अगर हॉस्पिटल वाले हमें इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें मेडिकल नेग्लिजेंस हो, जिसमें सर्विस में डेफिशिएंसी हो, तो उस केस में हमारा ये जो राइट है, राइट टू सेफ्टी, वो वायलेट हो रहा है। अब बच्चों, कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे होते ही हैं जिनकी सेफ्टी जिनकी अच्छी क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी सेफ्टी के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, आपके घरों में प्रेशर कुकर होंगे, उन प्रेशर कुकर्स में एक ऐसा सेफ्टी वॉल्व लगता है, अगर ये सेफ्टी वॉल्व की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उस केस में प्रेशर कुकर से एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत बात जरूरी है कि सेफ्टी वॉल्व बनाने वाली, जो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज है, वो क्वालिटी का खास ध्यान रखें। और मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी का ध्यान रखने के लिए कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। हालांकि उन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की प्रेजेंस के बाद भी एक्सीडेंट्स होते हैं, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सुपरविजन। और ये बात ये भी दिखाता है कि हमारी कंट्री में, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बच्चों, नेक्स्ट राइट जो हम पढ़ेंगे वो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। वी हैव अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि मुझे एक मोबाइल खरीदना है और जो मेरा बजट है वो है ₹12,000 का। मुझे 12,000 रुपए तक की रेंज का एक फोन खरीदना है। तो बच्चों, फिर मैं मार्केट गया। मार्केट जाने के बाद में मुझे ये 2 मोबाइल के बॉक्स दिखे। इन दोनों मोबाइल के बॉक्सेस पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। एक तो इन दोनों की मोबाइल की प्राइस दिखी, साथ में इनकी जो स्क्रीन की साइज है वो दिखी, इन मोबाइल की स्पीड क्या है वो पता लगा, और इनकी मेमोरी कितनी है वो भी पता लगा। तो बच्चों, ये सारी इंफॉर्मेशन जो मोबाइल की है वो मुझे मोबाइल खरीदने से पहले ही पता है। और ये इंफॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि आई कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि मुझे 12,000 रुपीज स्पेंड करके इन दोनों में से कौन सा मोबाइल फोन खरीदना है। और यहां पे जो इंफॉर्मेशन गिवन रहती है, बॉक्स पे जो इंफॉर्मेशन गिवन रहती है, वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होती है ये पता लगाने के लिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, और वो किस तरीके से वर्क करता है। और इसके अलावा जो भी डिटेल्स मुझे रिक्वायर्ड है ये पता लगाने के लिए कि कौन सा फोन मुझे खरीदना चाहिए, ये सब यहां पे गिवन रहता है। जैसे देखिए, मेरा बजट है 12,000 रुपीज, ये फोन आ रहा है 11,499 रुपीज का, और ये वाला फोन आ रहा है 12,399 रुपीज का। मेरा बजट है 12,000 रुपीज, ये फोन मेरे बजट से थोड़ा कम का है, ये फोन
मेरे बजट से थोड़ा ज्यादा का है। इन दोनों फोन के और कंपेयर करें तो देखिए इस वाले फोन की स्क्रीन साइज जो है वो 3.5 इंच है, इस वाले फोन की स्क्रीन साइज 4.3 इंच है। अगर मुझे बड़ी स्क्रीन का फोन चाहिए तो मुझे ये लेना पड़ेगा, और अगर मुझे छोटी स्क्रीन का फोन चाहिए तो मुझे ये लेना पड़ेगा। ये वाला फोन है उसकी स्पीड है 1 गीगाहर्ट्ज, ये वाला फोन है उसकी स्पीड है 1.2 गीगाहर्ट्ज। अब अगर मुझे ज्यादा अच्छी स्पीड वाला फोन चाहिए तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और अगर नॉर्मल स्पीड वाला फोन चाहिए तो कम पैसे देने पड़ेंगे। फिर देखिए मेमोरी दोनों की बराबर है। तो ये जो डेटा है मेरे पास में, ये मुझे कंपनी वालों ने दे रखा है कि आप ये डेटा देख के डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा फोन खरीदना है। अब आपका बजट कितना है आप उसको देखिए, आपको कैसे कैसे फीचर्स चाहिए आप वो देखिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इसलिए दी जाती है बिकॉज वी हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। और अगर मुझे ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मेरा प्रोडक्ट अगर नहीं है तो उस केस में मैं मैन्युफैक्चरर से रिप्लेसमेंट मांग सकता हूं या अपना मनी रिटर्न वापस ले सकता हूं। जैसे मान लीजिए ये फोन है, इस फोन में लिखा हुआ है तो इसकी मेमोरी 8 GB है, पर एक्चुअल में जब मैंने फोन चला के देखा तो मुझे पता लगा कि इसकी मेमोरी तो 6 GB है। तो मैं अब कंपनी से बोल सकता हूं कि मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, और मैं ये भी हाइट रखता हूं कि मैं कंपनी को बोल सकूं कि मुझे अपने पैसा वापस चाहिए। बच्चों जो भी प्रोडक्ट हम देखते हैं मार्केट में उसके पीछे देखिए ये सब चीजें लिखी हुई रहती है। जैसे ये कोई शायद क्रीम की बोतल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कंटेंट्स हार्मफुल, मतलब इसके अंदर जो कंटेंट्स है वो हार्मफुल है। डू नॉट swallow, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, वियर अ मास्क, कीप अवे फ्रॉम फ्लेम्स और स्पार्क्स। ये क्रीम तो नहीं है फॉर श्योर। और इसके साथ में बहुत सारी और इंफॉर्मेशन भी लिखी रहती है। जैसे एक देखिए यहां पे लिखा हुआ है अप्रैल 2013, मतलब अप्रैल 2013 से पहले पहले आप इस चीज को कंज्यूम कर लीजिए क्योंकि उसके बाद में ये चीज खराब हो जाएगी। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर इसकी MRP भी लिखी होगी, रेट भी लिखी होगी। वैसे कि ये वाली चीज देखिए, ये कोई खाने पीने की चीज लग रही है। अब यहां पे जो लिखे हुए हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, जिसमें एनर्जी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट कितने कितने हैं इस पैकेट में ये दे रखा है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं कि ये जो चीज बनी है वो किन किन चीजों से मिलके बनी है। इसके अलावा यहां पे एक एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है, जैसे यहां पे लिखी हुई थी कि यूज बाय फरवरी 2009 से पहले पहले इसे फेब से पहले पहले इसको कंज्यूम करना है, नहीं तो ये चीज खराब हो जाएगी। अब अगर आप किसी शॉप से ये सामान लेके आए और वो जो सामान है वो एक्सपायर डेटेड निकला, मतलब ये जो डेट है यूज बाय वाली जो डेट है ये निकल जाने के बाद मिला, तो ऐसे में जो शॉपकीपर है जिसने आपको ये सामान बेचा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने एक्सपायर डेटेड चीज मार्केट में कैसे बेच दी किसी को। वैसे ही अगर कोई इसके ऊपर जो MRP प्राइस लिखी रहती है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP प्राइस लिखी रहती है, उस प्राइस से ज्यादा प्राइस में अगर कोई प्रोडक्ट बेच देता है देन अगेन ये शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने ऐसा कैसे किया। इनफैक्ट एज अ बायर आप MRP प्रोडक्ट्स पे कुछ डिस्काउंट भी मांग सकते हैं, कुछ बार्गेन भी करा सकते हैं। सो बच्चों दिस वॉज योर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आपको ये इंफॉर्मेशन मिलने का हक है कि कोई भी प्रोडक्ट कितने का है, कब तक आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कोई अगर प्रोडक्ट है जो किसी भी तरीके से हार्मफुल हो सकता है तो वो किन किन तरीकों से हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या है, ये सब चीजें जानने का आपको पूरा अधिकार है। दिस इज योर राइट। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं कि दिस राइट स्टेट्स दैट बिजनेसेस शुड ऑलवेज प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद enough appropriate information to make intelligent and informed product choices. Product information provided by a business should always be complete and truthful. अब जो ये 2005 में ये जो हमारा राइट है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया। तो अक्टूबर 2005 में राइट टू बी इन्फॉर्म्ड को एक्सपेंड कर दिया टू कवर वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, और इसको एक्सपेंड करके एक लॉ बना दिया गया जिसका नाम था राइट टू इंफॉर्मेशन।
राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट, ACT एक्ट। बच्चों अगर आपको गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट की प्रोवाइडेड किसी भी सर्विस में कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी सवाल पूछना है, तो वो आप RTI के थ्रू कर सकते हैं। वो RTI के थ्रू आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, गवर्नमेंट से आप पूछ सकते हैं, और गवर्नमेंट को विद इन अ फिक्स्ड टाइम स्पैन आपको आंसर भी करना होगा। बच्चों RTI को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। बच्चों इस वाली पिक्चर में जो बहुत ही उदास सी एक लड़की बैठी हुई है, इसका नाम है अमृता। ये एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, इसका मतलब इसने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर रखी है। एंड शी अपीयर्ड फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम एंड सबमिटेड all the certificates and attended the interview for a job in government department। इसने कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया, उसे पास कर लिया, उसके बाद में इसने अपने सारे सर्टिफिकेट्स भी दे दिए, अपने सारे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री, ये सब चीजें सबमिट करा दी। और फिर इसने एक इंटरव्यू भी अटेंड किया उसी जॉब के लिए। अब बच्चों इसको बहुत वक्त हो गया अपना एग्जाम दिए हुए, और अब तक तो इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, बट शी डिड नॉट रिसीव एनी न्यूज ऑफ द रिजल्ट। इसने इंटरव्यू तो दे दिया, पर अब इसको ये नहीं पता कि रिजल्ट क्या आया है, जबकि इतना टाइम बीतने के बाद रिजल्ट तो अब तक आ जाना चाहिए था। तो फिर इसने क्या किया कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनसे जाके बात करी। सो द ऑफिशियल्स ऑल्सो रिफ्यूज्ड टू कंप्लाई विद हर क्वेरीज। इसको जवाब देने से, इसके जो सवाल थे उनके जवाब देने से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उन्होंने भी मना कर दिया। अब भाई ऐसे में अमृता क्या करेगी? अब क्योंकि इसको अपना रिजल्ट जानने का हक है और साथ ही साथ इसे अपना फ्यूचर भी प्लान करना है, इसलिए इसे कुछ तो करना पड़ेगा। तो अमृता ने फिर RTI की हेल्प ली, राइट टू इंफॉर्मेशन की हेल्प ली। देखिए RTI से हेल्प लेने के लिए जो अमृता है, वो सबसे पहले तो ये जो भी डिपार्टमेंट था, ये जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था जिसका एग्जाम होना था, उसके पास में गई, वहां से एक फॉर्म लेके आई। वो फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है, ये है RTI फॉर्म। ये RTI फॉर्म फिल करा। इस RTI फॉर्म को फिल करके इसमें साथ में 10 रुपीज देने पड़ते हैं, ये फॉर्म की फीस होती है, ये 10 रुपीज, और ये फॉर्म इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबमिट करा दिया। अब 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज अमृता को जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, वो उसे मिल जाएगी। तो अमृता ने जब अपनी RTI एप्लीकेशन इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगाई, तो 30 डेज बाद में इसको रिजल्ट मिला, कि इसको पता लगा कि इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहा, मतलब अमृता पास हो गई है और इसकी जॉब भी लग गई है। बच्चों RTI इंप्लीमेंट करने से लोगों को क्या क्या बेनिफिट हुए, क्या क्या सक्सेस स्टोरीज थी, ये सब आप यहां इस वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जहां पे कई सारी सक्सेस स्टोरीज डाल रखी हैं कि किस तरीके से लोगों ने RTI को यूज करके अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट हम कंज्यूमर राइट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है राइट टू चूज। तो बच्चों सपोज एक बार क्या हुआ कि आपकी मम्मी ने आपको एक काम कहा कि बेटा जाके मार्केट से एक टूथपेस्ट खरीद के ले आओ। तो आप मार्केट गए, वहां पे अपने टूथपेस्ट ले, जो शॉपकीपर था उसको बोला कि भैया एक टूथपेस्ट देना। उसने आपको टूथपेस्ट दे दिया और साथ में कहा कि अगर आपको ये टूथपेस्ट खरीदना है तो आपको एक टूथब्रश भी खरीदना पड़ेगा मेरे से। मैं यार ये टूथपेस्ट आपको तभी दूंगा जब आप मुझसे ये टूथब्रश भी साथ में खरीदेंगे। तो आपने कहा कि भैया मेरे को तो टूथब्रश चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिर्फ टूथपेस्ट चाहिए। पर शॉपकीपर आपको बोलता है कि मैं आपको ये टूथपेस्ट तभी बेचूंगा जब आप ये टूथब्रश खरीदेंगे। तो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, आप टूथब्रश खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर फिर भी आपको वो खरीदना पड़ रहा है क्योंकि जो शॉपकीपर है वो आपको इंसिस्ट कर रहा है। इसलिए ये क्या हो रहा है, ये हमारा राइट टू चॉइस का वायलेशन हो रहा है। आर राइट टू चॉइस इज डिनाइड। एक आपका रियल लाइफ एग्जांपल भी लेके चलते हैं। सपोज आप मार्केट गए टूथपेस्ट लेने। अब इस टूथपेस्ट की जो कॉस्ट है वो है ₹39 रुपीज का ये टूथपेस्ट है। अब आपकी पॉकेट में 40 रुपीज है, ₹40। तो आपने शॉपकीपर को 40 रुपीज दिए, शॉपकीपर आपको क्या देगा, एक तो टूथपेस्ट देगा और क्या देगा, साथ में
₹1 का कॉइन देगा। पर शॉपकीपर क्या करता है? शॉपकीपर आपको ₹1 के कॉइन की जगह दे देता है ₹1 की टॉफी। अब आपको 40 रुपीज के बदले में शॉपकीपर दे रहा है एक टूथपेस्ट और ₹1 की टॉफी, ₹1। पर आपको तो टॉफी खानी नहीं है, क्योंकि आपको बोल रखा है डॉक्टर ने कि अगर टॉफी खाई तो दांतों में कीड़े लग जाएंगे। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस टॉफी, मगर आपको ये खरीदनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप शॉपकीपर से बोलेंगे कि भैया मुझे तो ₹1 दो, आप टॉफी मत दो, तो आपसे बोल देगा कि भैया चेंज नहीं है हमारे पास में, फिर आप जाके टूथपेस्ट कहीं और से ले लीजिए। तो ये क्या हो रहा है? दिस इज ऑल्सो डिनायल टू राइट टू चूज। बच्चों, राइट टू चूज को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और देखते हैं, एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं। तो बच्चों, ये कहानी है अभिरामी की। अभिरामी नाम की कोई एक लड़की है, ये इसकी स्टोरी है। सो अभिरामी जॉइंड अ 2-year कोर्स एट अ लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल कोर्स। इसने कोई लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 साल का कोई कोर्स ज्वाइन किया, एंड शी पेड फॉर दैट फीस ऑफ ₹61,020। इसकी जो फीस थी 2 साल की वो थी ₹61,020 फॉर 2 years। 2 साल की फीस है ये, ₹61,020। पर बच्चों, 1 साल पढ़ने के बाद में अभिरामी को ऐसा लगा कि जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ की टीचिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो इसने क्या किया, 1 साल बाद में इंस्टीट्यूट छोड़ दिया और इसने कहा कि भैया आप 1 साल की फीस रख लीजिए और 1 साल की फीस में रिफंड कर दीजिए। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले थे उन्होंने मना कर दिया कि हम भाई हम रिफंड तो नहीं कर सकते, आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप मत पढ़िए। तो ये जो अभिरामी है, ये इंस्टीट्यूट वालों की बात सुन के डिस्ट्रिक्ट फोरम में पहुंच गई और वहां जाके इसने अपील करी। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम वालों ने अभिरामी की पूरी बात सुनी और उससे 90 दिन का टाइम लेके 90 डेज का टाइम लेके रिजल्ट सुनाया कि अभिरामी को उसकी फीस में से 28,000 रिफंड करने होंगे इंस्टीट्यूट को। अब ये जो फैसला था कोर्ट का, फोरम का, वो जो इंस्टीट्यूट वाले हैं उन्हें मंजूर नहीं था। तो ये जो कोचिंग वाले थे उसके बाद में फिर वो स्टेट फोरम के पास में गए। स्टेट फोरम के पास में जाके ये इंस्टीट्यूट वाले बोले कि भाई देखिए, ऐसे कोई बीच में से छोड़ के चला गया और ये जो डिस्ट्रिक्ट फोरम वाले वो अब हमें कह रहे हैं कि हम 28,000 रुपए भी दें, रिफंड करें। तो फिर स्टेट फोरम ने पूरे अच्छे से बात सुनी उनकी, इंस्टीट्यूट वालों की। तो फिर स्टेट फोरम ने अपना रिजल्ट दिया। स्टेट फोरम ने रिजल्ट दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का रिजल्ट आया था वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें 28,000 रुपए का 28,000 रुपीज का रिफंड तो देना ही होगा। उसके साथ में वी आर फाइनिंग यू ₹25,000 रुपीज का आपके ऊपर फाइन है फॉर फ्रिवलस अपील मतलब अपील लैकिंग सीरियसनेस। मतलब कि ये जो अपील करी, ये जो इंस्टीट्यूट ने स्टेट फोरम में जाके अपील करी वो सीरियस नहीं थी, इसलिए जो स्टेट फोरम है उसने इस इंस्टीट्यूट पे 25,000 रुपीज का एक फाइन भी लगा दिया। और साथ ही साथ ये जो भी कॉस्टिंग स्टेट फोरम को पड़ी, जो लिटिगेशन कॉस्टिंग बोला जाता है इसे, लिटिगेशन कॉस्ट मतलब जो कोर्ट का खुद का खर्चा होता है वो वाला जो एक्सपेंस है, प्लस कुछ कंपनसेशन अमाउंट 7,000 रुपीज का, ये भी साथ में इस इंस्टीट्यूट से लिया। मतलब अब इस इंस्टीट्यूट को 28,000 रिफंड के देने हैं, 25,000 फाइन के देने हैं और 7,000 रुपीज लिटिगेशन कॉस्ट के और कंपनसेशन के देने हैं। तो बच्चों, इस एग्जांपल से हमें यह समझ में आता है कि एनी कस्टमर हु रिसीव्स अ सर्विस इन whatever capacity regardless of age, gender and nature of services has the right to choose whether to continue to receive the service. So this was our right to choose. तो बच्चों, नेक्स्ट राइट जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है राइट टू सीक रिड्रेसल। अब यहां पे जो वर्ड है रिड्रेसल, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? रिड्रेसल का मतलब होता है कंपनसेशन फॉर रॉन्ग और लॉस। अगर आपको
कोई सर्विस अवेल करा के या कोई गुड्स परचेज करके कुछ नुकसान हुआ है, कुछ लॉस हुआ है या आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उस केस में आपको राइट है कि आप कंपनसेशन मांग सकते हैं, जिससे भी आपने वो गुड्स खरीदा है उससे भी, और जिससे भी आपने सर्विस अवेल कराई है उससे भी। तो यहां पे हमने जैसे रेजी मैथ्यू का केस देखा था, हमने देखा था रेजी मैथ्यू को हॉस्पिटल वालों की लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत बड़ा उसे लॉस हुआ। रेजी मैथ्यू अपनी सारी जिंदगी भर के लिए हैंडीकैप हो गया। तो जो रेजी के फादर थे उन्होंने अपना राइट टू सीक रिड्रेसल यूज किया और उन्होंने हॉस्पिटल वालों से 50 लाख रुपीस एज अ कंपनसेशन मांगे। और ये कंपनसेशन का अमाउंट मांगना रेजी की जो फैमिली है उसका राइट है, उन्हें हक है कि वो इसके साथ में, रेजी के साथ में जो लॉस हुआ है रेजी का, उसका कंपनसेशन मांगे। पर बच्चों तब क्या होगा जब आपको कोई रिड्रेसल के लिए मना कर दे? जैसे रेजी है, रेजी के फादर ने जब हॉस्पिटल से कहा कि आप मुझे 50 लाख रुपीस एज ए कंपनसेशन दीजिए बिकॉज आई हैव राइट टू सीक रिड्रेसल, तो हॉस्पिटल वालों ने इन्हें मना कर दिया, उन्होंने बोला हम कोई कंपनसेशन नहीं देंगे। उस केस में बच्चों कंज्यूमर अपना राइट टू रिप्रेजेंट यूज कर सकता है। राइट टू रिप्रेजेंट यूज करने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी कंज्यूमर का कोई सा भी राइट जो है वो वायलेट होता है, तो उस केस में कंज्यूमर को राइट है कि वो प्रोवाइडर को या प्रोड्यूसर को कोर्ट में बुला ले। तो बच्चों वापस अगर रेजी मैथ्यू के केस की बात करें तो इसके फादर ने हॉस्पिटल वालों से कहा कि मुझे अपना राइट टू सीक रिड्रेसल यूज करना है, इट मींस आप मुझे कंपनसेशन दीजिए। पर जब हॉस्पिटल वालों ने उन्हें मना कर दिया तो रेजी के फादर को अपना राइट टू रिप्रेजेंट यूज करना पड़ा। और राइट टू रिप्रेजेंट उन्होंने कैसे यूज किया? उन्होंने कंज्यूमर फोरम में जाके हॉस्पिटल वालों के अगेंस्ट एक कंप्लेंट लॉन्च कर दी। तो देखिए जब अगर हम रेजी के केस की बात करें तो सबसे पहले तो रेजी का जो राइट वॉयलेट हुआ वो था राइट टू सेफ्टी, सबसे पहले वो वॉयलेट हुआ। उसके बाद में जब इस चीज के लिए रेजी के फादर ने, इस राइट के वॉयलेशन की वजह से रेजी के फादर ने अपना राइट टू सीक रिड्रेसल यूज करना चाहा, तो फिर वो भी वॉयलेट हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने मना ही कर दिया कि हम आपको कोई कंपनसेशन नहीं देंगे। फिर लास्ट में इस केस के बाद में उन्हें अपना राइट टू रिप्रेजेंट यूज करना पड़ा, जिसके थ्रू हॉस्पिटल है उसके अगेंस्ट कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं। अब बच्चों कई बार लोगों को राइट टू रिप्रेजेंट में और राइट टू सीक रिड्रेसल में कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए कंफ्यूजन से ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें होती है। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है कि अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो आपको उसका कंपनसेशन मिलेगा। इफ यू हैड अ लॉस और समथिंग रॉन्ग हैपेंड टू यू बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, देन यू हैव राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर आपने कुछ लॉस कर दिया है या आपके साथ कुछ गलत हुआ है बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, देन यू हैव राइट टू सीक रिड्रेसल। और वहीं पे राइट टू रिप्रेजेंट क्या कहता है? देखिए राइट टू रिप्रेजेंट ये कहता है इफ एनी ऑफ योर राइट इज वायलेटेड, देन यू हैव राइट टू प्रेजेंट योर कंप्लेन इन कंज्यूमर फोरम। अगर आपका कोई भी राइट वायलेट हुआ है तो उस केस में यू हैव राइट टू रिप्रेजेंट योर कंप्लेन इन कंज्यूमर फोरम। तो एक जगह तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो उस केस में आप प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से या प्रोवाइडर से कंपनसेशन ले सकते हैं। और एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका कोई भी राइट वायलेट होता है तो उस केस में आप अपनी कंप्लेन को कंज्यूमर फोरम में ले जा सकते हैं। तो बच्चों जो कोपरा ने हमें लास्ट राइट दिया है वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। और ये राइट कुछ इस तरीके से है कि द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन
to have education on matters regarding consumer protection। अब जो सबसे मजेदार बात तो यह है कि इस राइट की जो ट्रेनिंग है वो आपको बचपन से मिलती आ रही है। देखिए, जब आप छोटे थे तब आपके पेरेंट्स आपको बताते थे कि आपको क्या चीज खरीदनी चाहिए, क्या चीज नहीं खरीदनी चाहिए। फिर आप थोड़े बड़े हुए, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने लगे तो आपको फ्रेंड आपके गाइड करने लगे कि आपको क्या चीज खरीदनी चाहिए, क्या चीज नहीं खरीदनी चाहिए। इनफैक्ट फ्रेंड्स और फैमिलीज ही क्यों, कोपरा ने कई ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपको किस चीज को खरीदना चाहिए, किस चीज को नहीं खरीदना चाहिए, या आपको कभी भी परचेसिंग करते टाइम किस तरह से अवेयर रहना चाहिए। बच्चों, हमारी कंट्री में हर स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, और इस मिनिस्ट्री का काम यह है कि किस तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं, हमारी कंट्री के जो कंज्यूमर्स हैं, उनके जो राइट्स है वो वायलेट ना हो। अब इस टाइप के जो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स लोगों को कंज्यूमर एजुकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, इसका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसका नाम है जागो ग्राहक जागो। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो लोगों को उनके राइट्स बताती रहती है वाया न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, बैनर्स, होर्डिंग्स, टेलीविजन एड। इनफैक्ट आपने भी कई सारे एड देखे होंगे जिसमें जागो ग्राहक जागो लिखा हुआ आता है। सो दिस वाज आवर लास्ट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो बच्चों, गवर्नमेंट ने इंडिया के कंज्यूमर्स को बचाने के लिए क्या क्या दिया है? एक तो उन्होंने दिया हमें कोपरा, और कोपरा ने हमें दिया 6 कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर फोरम। ये तो गवर्नमेंट ने हमें जो दिया है, उसके साथ में कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक अभी हमने देखा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस का भी सेटअप किया गया है। और बच्चों, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो क्वालिटी को अश्योर करने के लिए, क्या है, क्वालिटी को मेंटेन करके रखने के लिए कुछ स्टैंडर्ड मार्क या फिर लेबल्स प्रोडक्ट के ऊपर लगा देती है। अब ये मार्क या लेबल उस प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट ने अच्छे से टेस्ट कर रखा है और वो बिल्कुल सेफ है यूज करने के लिए। एक बार जल्दी से इन सारे स्टैंडर्ड मार्क्स और लेबल्स को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला मार्क है ISI मार्क। इट इज अ स्टैंडर्डाइजेशन मार्क issued by the Bureau of Indian Standard BIS to certify that the products conform to the minimum quality standards। मतलब कि ये वाला जो मार्क है वो जिस भी प्रोडक्ट पे लगा हुआ होगा वो प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट के मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट हो रखे हैं उनको फॉलो करेगा। मतलब इतनी क्वालिटी तो उसकी होगी, मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड जो सेट कर रखे हैं उतनी क्वालिटी उसकी प्रोडक्ट की कम से कम होगी ही होगी। और ये किस किस आइटम पे लगा रखा है? इट कवर्स इलेक्ट्रिकल गुड्स, सीमेंट, मिनरल वाटर, पेपर, पेंट्स, बिस्किट, इंस्टेंट बेबी फूड, गैस, सिलेंडर्स, सोप, डिटर्जेंट पाउडर एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी जो घरेलू आइटम्स होते हैं उनमें आपको ये दिख जाएगा मार्क। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है एग मार्क। एग मार्क क्या करता है? इट इज अ लोगो prescribed by the Agricultural Marketing Department of Government of India for use on agricultural, horticultural, forestry and livestock products. The use of this logo ensures the standard of natural and prescribed products. You can find this logo on oil, fats, cereals, pulses, spices, honey और भी ऐसे बहुत सारे आइटम्स है जिस पे आपको ये प्रोडक्ट दिख जाएगा। और बच्चों, इन 2 मार्क के अलावा आपको और भी बहुत सारे टाइप के मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप नेट पे थोड़ा सर्च करेंगे तो, जैसे कि हॉल मार्क, वूल मार्क, सिल्क मार्क, हैंडलूम मार्क, FPO, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ISO और ऐसे करके पता नहीं कितने सारे मार्क्स हैं। ये सारे मार्क्स जो है वो बताते हैं कि जिस भी प्रोडक्ट पे ये मार्क लगे हुए हैं वो जो प्रोडक्ट है वो एक मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटी को अश्योर करते हैं। मतलब जिस भी प्रोडक्ट पे ये मार्क लगा हुआ है, ये वाले मार्क्स लगे हुए हैं, वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है जो कि पक्का देते ही देते हैं। यहां पे जो रेड और ग्रीन कलर के जो डॉट है
वो ये बताता है कि जो फूड आइटम है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। अगर ग्रीन कलर का मार्क लगा है तब तो फूड वेज है, और अगर रेड कलर का मार्क लगा है इसका मतलब फूड नॉन वेज है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जरूरी है कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी पे ये मार्क्स लगे हुए हो तभी वो अच्छे हैं? बच्चों पहली बात तो ये कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जरूरी नहीं उन सब पे ये सारे मार्क्स लगे हुए हों, पर हां कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे इन मार्क्स का लगना कंपलसरी कर रखा है गवर्नमेंट ने। तो बच्चों अभी हमने देखा कि हम कंज्यूमर्स के पास में ये 6 कंज्यूमर राइट्स होते हैं, और हमने इंडिविजुअल एक एक राइट को अच्छे से डिटेल में स्टडी भी किया है। तो चलिए 6 डिफरेंट सिचुएशंस देखते हैं, और अब हमें ये डिसाइड करना होगा, डिस्कस करना होगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा वाला राइट लगेगा। तो देखिए ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं, 6 सिचुएशन मैंने यहां पे ली है, 6 हमारे पास राइट्स हैं। तो चलिए एक एक राइट को पढ़ते, एक एक सिचुएशन को पढ़ते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा राइट एप्रोप्रिएट है। फर्स्ट है, लता गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम अ न्यूली परचेज्ड आयरन, शी कंप्लेन टू द शॉपकीपर इमीडिएटली। यहां पे इसने अपना कौन सा राइट यूज करा है? यहां पे अपना इसने 5th राइट यूज करा है, विच वॉज राइट टू सेफ्टी। हालांकि इसको हमने सबसे पहले पढ़ा था, पर इस ऑर्डर में मैंने जो नंबरिंग लिखी है वही नंबरिंग मैं यहां पे लिख रहा हूं। यहां पे जो कंज्यूमर है उसकी सेफ्टी का सवाल उठा है, तो इस केस में लता का राइट टू सेफ्टी वैलिड हुआ है। सेकेंड है, जॉन इज डिससेटिस्फाइड विद द सर्विस प्रोवाइडेड बाय एमटीएनएल फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, ही फाइल्स अ केस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर फोरम। तो बच्चों यहां पे कौन सा राइट यूज में आ रहा है? देखिए यहां पे ये जो जॉन है उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर फोरम में अपनी कंप्लेन करी है, अपील रखी है। सो ही वॉज यूजिंग हिज राइट टू रिप्रेजेंटेशन, ही वॉज यूजिंग हिज राइट टू रिप्रेजेंटेशन, 4th वन। फिर नेक्स्ट है, योर फ्रेंड हैज बीन सोल्ड अ मेडिसिन दैट हैज क्रॉस द एक्सपायरी डेट एंड यू आर एडवाइजिंग हर टू लॉज अ कंप्लेंट। ये क्या हो रहा है? यहां पे आप किसी को अवेयर करा रहे हैं। दिस इज द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, 6th वन। फिर नेक्स्ट है, इकबाल मेक्स इट अ पॉइंट टू स्कैन थ्रू ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन ऑन द पैक ऑफ एनी आइटम दैट ही बाइज। जो इकबाल है वो हो सकता है आपको बहुत ही बोरिंग इंसान लग रहा हो, क्योंकि वो जो भी चीज खरीदता है उसका पैक खड़ा खड़ा देखता रहता है, बहुत देर तक पढ़ता रहता है उसके ऊपर क्या लिखा है। तो इकबाल क्या कर रहा है? इकबाल अपना राइट टू इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है, 2nd वन। फिर नेक्स्ट है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ द केबल ऑपरेटर केटरिंग टू योर लोकेलिटी बट यू आर अनेबल टू स्विच ओवर टू एनीबडी एल्स। आपका जो केबल ऑपरेटर है आप उससे बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी लोकेलिटी में किसी और केबल ऑपरेटर को स्विच ही नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पे वायोलेशन हो रहा है राइट टू चूज का, राइट टू चॉइस का, 1st वन, राइट टू चॉइस, फर्स्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज, यू रियलाइज दैट यू हैव रिसीव्ड अ डिफेक्टिव कैमरा फ्रॉम अ डीलर, यू आर कंप्लेनिंग टू द हेड ऑफिस परसिस्टेंटली। तो यहां पे क्या हो रहा है? आपको एक डिफेक्टिव कैमरा मिल गया और आप क्या कर रहे हैं? अब आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप रिड्रेस कर रहे हैं, अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं किसी कंपनसेशन या किसी रिप्लेसमेंट के थ्रू। तो एक्चुअल में आप यहां पे कौन सा राइट है आपका यूज हो रहा है? जो आपका राइट है राइट टू रिड्रेसल, राइट टू रिड्रेसल विच इज 3rd वन। और वैसे भी एक यही बचा था, बाकी सब तो हमने कवर कर ही लिया। सो बच्चों आई होप मैंने अपना राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन पूरा किया होगा। मैंने आपको अच्छे से कंज्यूमर राइट्स के बारे में अवेयर कराया होगा। सो दिस वाज माय राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बच्चों क्या आप जानते हैं इंडिया में 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज इट वॉज ऑन दिस डे
that the Indian Parliament enacted the कोपरा। 24 दिसंबर को ये जो कोपरा 1986 का एक्ट जो है कोपरा, वो इनेक्ट हुआ था, फाइनलाइज हुआ था और हमारे देश में लागू हुआ था, चालू हुआ था। तो बच्चों उस दिन से लेके आज तक 24 दिसंबर 1986 से लेके आज तक देयर आर टोटल मोर देन 700 कंज्यूमर ग्रुप्स। हमने देखा था कंज्यूमर ग्रुप्स क्या होते हैं। कंज्यूमर ग्रुप्स वो छोटे छोटे से ग्रुप्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में देखते हैं। सो टुडे देयर आर more than 700 consumer groups in country, of which only about 20 to 25 are well organized and recognized for their work। हालांकि इंडिया में 700 कंज्यूमर ग्रुप्स हैं जो बहुत ज्यादा हैं, मगर उनमें सिर्फ 20-25 ही ऐसे हैं जो थोड़े बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, बाकी सारे कंज्यूमर ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। द कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस इज बिकमिंग कम्बल्सन, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये जो कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग होने लगा है, थोड़ा कम्बल्सम हो गया है, बहुत एक्सपेंसिव भी हो गया है, और कई बार मैनी अ टाइम्स कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगेज लॉयर्स। जो कंज्यूमर्स है उनको कई बार लॉयर्स तक को एंगेज करना पड़ जाता है, जबकि इनिशियली प्लान ये किया गया था कि जो सिस्टम बनेगा वो बहुत ही आसान सा सिस्टम बनेगा, बहुत सिंपल सा सिस्टम बनेगा जो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होगा। कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि लॉयर हायर करना पड़ेगा उस चीज के लिए, और बहुत ही जल्दी रिजल्ट आने लग जाएंगे। पर ऐसा सब कुछ हो नहीं पा रहा है। बच्चों एक प्रॉब्लम और है, इन मोस्ट परचेजेस, ज्यादातर परचेजिंग जो हम करते हैं उसमें जो कैश मेमोज है हम वो लेते ही नहीं है, या फिर वो मिलता ही नहीं है, और हम उसके लिए मांगते भी नहीं है, हम कहते भी नहीं कि बिल दे दो। और क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है इसलिए कोर्ट में केस फाइल करने के लिए एविडेंस ही नहीं मिल पाते हैं। इन मोस्ट परचेजेस कैश मेमोज आर नॉट इश्यूड, हैंस एविडेंसेस इज नॉट इजी टू गैदर। तो बच्चों कंज्यूमर मूवमेंट को अगर आगे लेके जाना है और इसका कुछ फायदा उठाना है तो उसके लिए ये बहुत नेसेसरी है कि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें अवेयर करा जाए, उन्हें इस बात की जानकारी हो। और सिर्फ जानकारी से काम नहीं चलेगा, उन्हें अपनी नॉलेज को यूज भी करना होगा, तभी हमारी कंट्री में कंज्यूमर मूवमेंट कुछ आगे बढ़ पाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।